अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि ईरान और इसराइल में जंगबंदी तो हो गई लेकिन तनाव अभी भी बाकी है। क्योंकि आपको पता है एक तो तारीख है सदियों पुरानी जिसमें टेंशन्स हैं और जौहरी प्रोग्राम के मामले के ऊपर टेंशन्स हैं। दूसरा वो एलिफेंट इन द रूम और उससे मुतल्लिक अब मुतज़ाद इत्तलात, यानी ईरान का जौहरी प्रोग्राम और जौहरी सलाहियत इस वक्त कहाँ पर हैं। अमरीकी मीडिया भी इससे मुतल्लिक मुतज़ाद दावे कर रहा है, रिपोर्ट्स भी लीक हुई हैं कुछ इदारों की जो इससे मुतल्लिक ये कह रही हैं कि अमरीकी जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसके अंदर जो अमरीका का दावा है कि उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया जो अफजुदा यूरेनियम था या जो जौहरी अफसुदगी थी ईरान की, वैसा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया अमरीका। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल मुख्तलिफ दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ ये इंतबाह भी जारी कर दिया ईरान को कि अगर ईरान ने दोबारा अपने जौहरी प्रोग्राम के बारे में सोचा या इसकी पादाश की तो फिर वो इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा कोई फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के ऊपर। बट ईरान का दावा ये है कि वो तो अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखें, बल्कि और ज़्यादा पुरअज़्म हो गए हैं हम इसको कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये बात यकीनी है कि कोई भी इससे अब दस्तबरदार नहीं होगा। ये एक बड़ी हॉट डिबेट बनी हुई है इस वक्त, दो राय इसके ऊपर पाई जा रही हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ लिखारी हैं, माहिरीन हैं, मिडल ईस्ट के मामलात और ईरान और अमरीका के मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले। कुछ का ख्याल ये भी है या एक राय ये भी पाई जाती है कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी इसराइल और ईरान की जंग है या ये जो मामला चपकलिश है, इसके अंदर इसराइल कहीं ना कहीं ये जो जौहरी प्रोग्राम है ये तो बहाना है, बल्कि इसराइल के हक़ में है अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम की पादाश में आगे बढ़ता है, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ उसके अमरीका से ताल्लुकात में कशीदगी रहेगी, दरमियान में वो जो एक पिंच पॉइंट है वो बना रहेगा, बल्कि जो सैंक्शंस उसके ऊपर आएंगी, जो मसले मसाइल होंगे वो एक अलग बात, इकनॉमिकली उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अलग बात। ऑल्सो जो दीगर ममालिक हैं दुनिया के, खासकर मशरिक़ वस्ता को अगर देख लें तो उससे भी जो ताल्लुकात हैं वो जब तक कि जौहरी प्रोग्राम की पादाश में रहेगा ईरान ज़रा तनाव का शिकार रहेंगे। पर दूसरी इसकी जो साइड है वो ये कहते हैं कि जी ईरान के दिफा के लिए जौहरी प्रोग्राम अब नागुज़ीर हो गया है। किस राय में ज़्यादा वज़न है? क्या ईरान को अब भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कोशिश करनी चाहिए, वो मुआहिदा उसके लिए अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़रा इसके ऊपर आज डिबेट करते हैं कि क्या बेहतर है। हमें ज्वाइन करें इस डिबेट के लिए शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब, सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ हैं। शहजाद, इसी बड़े सवाल से स्टार्ट करते हैं। ईरान को क्या अब जौहरी हथियार हासिल करने की आपके ख्याल में कोशिश करनी चाहिए? क्या बेहतर होगा? बहुत शुक्रिया अलीना, पहले थोड़ा सा जंग के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने माजी में भी देखा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर वॉर में तब्दील होता है तो वॉर शुरू तो हो जाती है, जंग शुरू तो हो जाती है, उसका इख्तिताम क्या होगा इसका फिर किसी को अंदाजा नहीं होता। रशिया यूक्रेन वॉर पिछले 2.5-3 साल से जारी है। उस वक्त दावे ये किए गए थे कि कीव पे हम फौरी तौर पे हमला कर लेंगे और उसको काबू कर लेंगे। रशिया करने में नाकाम रहा। अब यहाँ पे भी देखें, एक जंग का आगाज हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट जो कि काफी अरसे से जन्म ले चुका था और इसके बाद इसराइल के अटैक हुए, अमेरिका उसमें शामिल हुआ, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसका इख्तिताम क्या हुआ है? वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपनी अपनी आवाम को मुतमईन करने पर जाके खत्म हुआ है। आज अगर हम बाहर निकलते तो हमसे लोग पूछते हैं कि क्या सारा ये ड्रामा था, सारा स्क्रिप्टेड था? और जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं हो सकता कि हो, लेकिन जिस तरीके से इसका इख्तिताम हुआ है और जब खबरें आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया में, जो अपनी ईरान की खबरें आ रही हैं कि जब 3 जौहरी साइट्स पे हमला किया गया तो ईरान कह रहा है कि हमें पेशगी आगाह कर दिया गया था तो हमने अपना यूरेनियम जो है दूसरी जगह मुंतकिल कर लिया। इसी तरह कतर में जो यूएस बेसिस पे हमला ईरान की तरफ हुआ उस पर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें पहले से ही बता दिया था, यानी कि आप अपना गुस्सा निकाल लें, हम इसको इंटरसेप्ट कर लेंगे और मामला खत्म हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर आई कि इस मामले को सेटल कैसे कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की जंगें आप शुरू क्यों करते हैं जिसका इख्तिताम आपको पता है कि इवेंचुअली आपने डिप्लोमेटिकली या पे बातचीत करके करना है। जहां तक अब आपका ये जो सवाल है स्पेसिफिकली कि ईरान को करना क्या चाहिए, देखिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका जवाब दे सकूं क्या करना चाहिए। बहरहाल ईरान में एक डिबेट एक अरसे से चल रही है। जो लोग रजीम के हक में है वो ये समझते थे कि हमें सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो काम करना है, लेकिन उनकी राय में शायद ईरान के दिफा के लिए जरूरी है कि न्यूक्लियर वेपन भी वो बनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, उनका जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो यही है कि हम नहीं बनाएंगे।
लेकिन जो दूसरा जो रिजीम के खिलाफ लोग हैं ईरान में, वो तो एक अरसे से मशरिक वस्ता के कई ममालिक की मिसाल देते हैं कि जब उनके पास तेल है वो इतना कमा रहे हैं, कतर के पास गैस है, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, तो ईरान क्यों पीछे रहे? ईरान के पास ऑयल जखायर है, गैस के जखायर तो उनके जो है वो दुनिया में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में आते हैं, तो वो उससे फायदा उठा के तिजारत करके कारोबार करके अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करके अपनी आवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल क्यों नहीं दे सकते? तो वहां पे ये डिबेट एक अरसे से चलती आई है। बट हाँ, अब इस हमले के बाद इंक्रीजिंगली मैं देख रहा हूं कि जो ईरान में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि शायद इस हमले के बाद इसराइल ने एक जवाब पेश कर दिया है ईरान को कि अपने दिफा के लिए और अपने दिफा के लिए किसी भी किस्म की जारियत की सूरत में ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। ऑल्दो जो अभी इराकी साहब का बयान आपने भी बताया, दीगर लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें सिविल जो प्रोग्राम है उसको हम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन अब ये एक राय वहां पे पाई जाती है कि वेपन ग्रेड न्यूक्लियर उनके पास होना चाहिए, इतनी एनरिचमेंट करें और एक असला ये वेपन तैयार कर लें ताकि आइंदा कभी भी इस तरह की सिचुएशन हो तो वो उस पे उसके लिए डेटरेंस उनके पास मौजूद हो। तो ये डिबेट तो वहां पे हो रही है, लेकिन अब ईरान इस हद तक आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसराइल हो या अमेरिका या यूरोप, वो किसी भी तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और जो सैंक्शंस पहले ही हैं उसमें मजीद सख्ती आ सकती है। तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जो पब्लिकली उनका जो प्रोग्राम का होगा वो इसी तरह होगा कि वो सिविल न्यूक्लियर पे हम बात करेंगे कि सिविल न्यूक्लियर हमारा हक है, दुनिया में हर मुल्क इस पे काम कर रहा है। शहजाद, अगर आप 2 मिनट के लिए अपने आप को ईरान के शूज में डाल के देखें तो बदलती दुनिया के साथ क्या समझते हैं इकोनॉमिकली बेहतर होना एक मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर आपको लगता है कि नाकाबिल तस्खीर दिफा होना विद जौहरी पावर्स? नहीं, देखिए इकोनॉमिक पावर होना तो जरूरी है। मैंने भी जो मशरिक वस्ता के ममालिक की एग्जाम्पल दी, सऊदी अरब ने कभी नहीं कहा कि हम जो है वेपन बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन हासिल करेंगे। यूएई ने नहीं कहा, कतर इतना अमीर मुल्क है, ये लोग इकोनॉमिकली इतने ताकतवर हैं और क्योंकि ये अमेरिका के अलाई भी हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अमेरिका इनको हथियार भी बेचता है, तो इनका यही चीज के अगर क्योंकि ईरान इस अरेंजमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, यही चीज आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सलीम साफी साहब, क्या समझते हैं कि अगर ईरान एटमी प्रोग्राम को या जौहरी प्रोग्राम को अपने तर्क कर देता है और अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात हो जाते हैं उसके, एटलीस्ट जो कशीदगी है इस मामले को लेकर वो ज़रा कम हो जाती है, तो क्या ये ईरान के लिए बेहतर नहीं होगा? देखिए, एक तो अभी तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को कितना नुकसान पहुंचा है और कितना नहीं पहुंचा है। ये तो होता है कि जंगों के अख्तिताम पे फिर हर फरीक अपने अवाम के मोराल को अप रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करते हैं। मसलन ईरान ये दावा कर रहा है कि उन्होंने तो अफजुदा यूरेनियम को बड़ी तादाद में वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसा किया था या नहीं किया था। अमेरिका का ये कहना है कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया है, ये भी क्लियर नहीं है कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया है या कि नहीं। उनकी कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी बाकी हैं कि जिससे वो फौरी तौर पर कोई हथियार बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अभी अगर तबाह ना भी हुआ हो, मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट ना भी हुआ हो, तो ईरान को दोबारा अपने जौहरी प्रोग्राम को उस जगह तक लाने के लिए कई महीने दरकार होंगे। अच्छा, अब जब कई महीने दरकार होंगे तो इस दौरान ये तो अभी जज्बाती फ़िज़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडी हो जाएगी और फिर सफारतकारी शुरू हो जाएगी। इस दौरान भी आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के वज़राए ख़ारजा के साथ इराक़ के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, तो अभी पहले उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात तो इसलिए नहीं हो सकते कि क्योंकि हमारे मुज़ाकरात जारी थे और इजराइल ने उस दौरान हमला कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि आगे जाके ये मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएगा और हो सकता है कि मुज़ाकरात में इसका कोई हल निकले। सर, एब्सोल्युटली, लेकिन अगर हम एक रिटोरिक डिबेट कर रहे हैं कि क्या एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि इसराइल को वो मुआहिदा अमेरिका से इतना खटकता है या वो चाहता ही नहीं इस तरह के अमेरिका के और ईरान के कोई मुज़ाकरात हों, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी इस तरह की मामलात होते हैं अमेरिका और ईरान बैठते हैं टेबल के ऊपर या कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई रखना डाल देते हैं। इस बार भी एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि शायद ईरान को यही चीज़ खटक रही है। एक रिटोरिकल पर्सपेक्टिव से, और क्योंकि आप दाखिली उनकी सूरत हाल भी समझते हैं, क्या ईरान को इस पॉइंट पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कोशिश करनी चाहिए या उनको कोई मुआहिदा कर लेना चाहिए जिसमें
चीज़ें सेटल हो सकें, इकोनॉमिकली भी सैंक्शंस उनके ऊपर से कम हो सकें? देखिए, मेरे ख्याल में वो जो प्रोसेस था आईएईए के साथ और या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको दोबारा फ़ाल होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने आज ये भी कह दिया है कि अगर उन्होंने दोबारा बना दिया तो हम दोबारा अपने तैयारे भेज देंगे। तो इज़राइल भी दोबारा उन पे हमला कर सकता है। तो मेरे ख्याल में तो ईरान के लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि वो पुरअमन एटमी प्रोग्राम पे दुनिया को कायल करा दें और उसके साथ साथ अपने माशी तरक्की और उस पर तवज्जो दें। ओके, मतलब एटमी प्रोग्राम के ऊपर इनको करना चाहिए, जौहरी प्रोग्राम के ऊपर। फ़खर, आपकी क्या राय है? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें बेशुमार सवालात हैं। अभी तो दुनिया को ये भी इल्म नहीं है और ये कंफर्म नहीं कर सके कि क्या ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह की गई हैं या नहीं की गई। इसमें 2-3 एग्जांपल दूंगा। जो आईडीए है, जो इंटेलिजेंस, जो डिफेंस इंटेलिजेंस, डीआईए जो है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसने ये कहा है कि ये जो फरदौ के ऊपर अटैक किया गया और इस्फहान के ऊपर, इससे ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें कई महीनों पीछे चला गया है। जबकि जो इजरायली फोर्सेस हैं और उसके साथ साथ सदर ट्रंप है, उन्होंने ये कहा है कि हम इवन जो मुसाद के एजेंट्स हैं उन्होंने फरदौ में जाके इन पर्सन कंफर्म किया है कि मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो गए हैं और ईरान कई सालों तक पीछे चला गया है। तो अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या ईरान की ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुए हैं या नहीं हुए, और ईरान की एटमी जो सलाहियत है वो कितने हद तक तबाह हुई है। 2020 में भी जुलाई में इसी तरह के अटैक किए गए थे और नेटन्स के ऊपर अटैक के बाद ये इसराइल ने और दीगर जो ममालिक थे उन्होंने ये दावा किया था कि हमने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो कई साल तक पीछे हम लेकर गए हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर नेटन्स को तबाह कर दिया। उसके बाद हमने देखा है कि ईरान मज़ीद जो है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जारी रखा। उसने इवन उन्होंने जो चीफ साइंटिस्ट था उनके जो न्यूक्लियर फ़खरीज़ादे, उनको भी शहीद किया। उसके बावजूद भी ईरान ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रखा। ईरान ने आज भी ये बयान दिया है और उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो एक्सेस को ख़त्म कर दिया है आईएईए की, तो उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ईरान किसी तौर के ऊपर भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लें, चाहे वो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो, और अब ईरान और इसराइल की वॉर हो, तो दुनिया में एक जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो ये है कि आपके पास चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हो, लेकिन अगर आपका दिफा मजबूत नहीं है तो वो इकॉनमी किसी काम की नहीं है। मुझे तो अब ये डर है कि ये जो एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है एक मजबूत दिफा के लिए और एक जो सॉलिड आपका एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर अब दुनिया मजीद जो है अपने दिफा के ऊपर और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है वो इसको मजीद आगे जो है वो इसमें ज़्यादा हमें नज़र आएगा। तो ये मैं नहीं समझता कि ख़ास तौर के ऊपर जो ईरान है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे हटेगा। अब सवाल ये है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता तो क्या अमेरिका दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, या फिर कोई गुफ्तो शनीद से और मुज़ाकरात के ज़रिए इससे बातचीत की जाएगी। देखें, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था जो पॉसिबल एक जो अमेरिका एक जो पॉसिबिलिटी के तौर के ऊपर डील के लिए बातचीत कर रहा है, और उसका मार्को रूबियो ने भी और जेडी वेंस ने भी बात की है कि हम जो एनरिच यूरेनियम है, ख़ास तौर पे जो 900 पाउंड जो एनरिच यूरेनियम है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ईरान ने पहले ही मुंतकिल कर दी थी, आगे इसी के ऊपर बात होगी। और जो डील के हवाले से बात हो रही है ईरान के साथ वो यही होगी, एक तो एनरिच जो यूरेनियम है उससे ईरान को रोकना, और जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनका उसको जारी रखने के लिए कोई कंसोर्शियम बनाया जाए इस रीजन के अंदर, ओमान या दीगर कोई ममालिक के साथ मिलकर, जिसमें आपको न्यूक्लियर जो फ्यूल है सिविल प्रोग्राम के लिए वो जारी रखा जाए। लेकिन अब बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान इस हवाले से किसी तौर के ऊपर भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात ये कि जो इजराइल क्या इसको ये कोई इस तरह की न्यूक्लियर डील होती है उसको कबूल करेगा भी या नहीं करेगा, उसके आपको एक कल की एग्जांपल मैं देता हूं अलीना के कल जब ये सीज फायर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया तो उसके बाद जैसे ही ईरान का एक मिसाइल वहां पे जो नॉर्दर्न इजराइल है उसके किसी हिस्से में जाके गिरा, तो उसके बाद इजराइल ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो भेजे, और उसमें ये इजरायली मीडिया जो इसका टाइम्स ऑफ इसराइल है ये एक दावा कर रहा है कि इजरायली जो लीडरशिप है उन्होंने
उन्होंने ईरान के 15 टॉप के लीडर को रिजीम चेंज के, जो कि एक मानी खेज हो सकता था, उनको हिट करने के हवाले से ये एक टास्क दे के भेजा। सदर ट्रंप को पता चला तो उसके बाद फौरी तौर के ऊपर उन्होंने नेतन्याहू को टेलीफोन किया और उसको कहा कि सख्ती से, ये इवन हार्श जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ है और ट्रंप ने उनको मना किया है कि वापस अबॉर्ट करो ऑपरेशन। और उसके बाद नेतन्याहू ने उनसे एक एटलीस्ट ये इजाज़त मांगी कि हम यहाँ पे आए हैं तो कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, लेकिन हम एक जो है वो हिट करेंगे। जिसके बाद उन्होंने रेडार को, तो मकसद कहने का इस जो मिसाल है उसका ये है कि अगर सदर ट्रंप हो या जो अमेरिका है, अगर वो सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद चाहेगा तो वो फिर इजराइल हो या कोई भी मुल्क हो उससे वो करवा सकता है। अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो फिर ये इस कोई भी न्यूक्लियर डील हो या किसी भी तरह की डील हो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। फ़खर, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि बदलती दुनिया के अंदर दिफा बहुत ज़रूरी है, तो उस दिफा के दीगर तरीके भी तो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जौहरी ताकत ही बने। आप जैसे देख लें, जौहरी जो मवाद होता है, जौहरी जो वेपन्स होते हैं, उसको तो शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल होता है। वो तो एक आपको डरावा देने के लिए होते हैं, वरना हमने इवन इसराइल में इस जंग में भी देखा कहाँ जौहरी मवाद इस्तेमाल हुआ। बट आपने जवाब दिया, अपना दिफा किया आपने दीगर वेपन से, तो क्या उससे गुजारा नहीं हो जाएगा अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को भी देखें और ईरान की पोजीशन को देखें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बगैर न्यूक्लियर के आपकी जो डिटेरेंस है, क्या वो फिर भी आप अपनी डिटेरेंस को कायम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखें, कायम तो रखा जा सकता है। इवन अगर आप ये देखें कि आपका सॉलिड कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी हो, उसके बावजूद भी ईरान जो है वो पेनिट्रेट कर गया और मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया। गो के उसके पास भी न्यूक्लियर जो है वो बॉम्ब भी है, हथियार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये दुनिया जो इसको समझ रही है कि शायद न्यूक्लियर जो हथियार है वो वाहिद डिटेरेंस है कि जो आपका कंप्लीट जो किसी भी अग्रेसर के हवाले से आप उसको अगर रोक सकते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप डिटेर कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कारगर साबित नहीं होते। मेरा इसमें पॉइंट ये था कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाते हैं तो उसका इस्तेमाल तो ये है ना कि फिर दुनिया एक तरफ खात्मे की तरफ चली जाएगी एक तरह से। वो तो एक अलग ही टेंजेंट के ऊपर आप वॉर को ले जाते हैं। बट विल डिस्कस मोर ऑन दिस। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है। उमर चीमा साहब का तज्जिया भी, और शहजादा आई सी यू वांट टू ऐड समथिंग, बट आफ्टर ब्रेक। एक तरफ जौहरी प्रोग्राम की पादाश में अमेरिका दीगर ममालिक से स्ट्रेंड ताल्लुकात, फिर इकनॉमिक सैंक्शंस, दूसरी तरफ एक नाकाबिल तस्खीर दिफा। जौहरी हथियार की पादाश करनी चाहिए, जौहरी प्रोग्राम अभी भी पसू करना चाहिए ईरान को या नहीं, ये सवाल है आज का हमारा। उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एक तो जो ईरान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद भी पास की है कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ तावन नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को इसके बारे में आगाह करती है या ये करारदाद जो है एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। दूसरा ये है कि जो करारदाद उधर से पास हुई या पार्लियामेंट ने ओवरऑल इस तजवीज़ की मंजूरी दी, उसके ओवरऑल उसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं। एक तो यह है कि उसके बाद ईरान पे कोई दोबारा से एटॉमिक एनर्जी वाले उधर विजिट नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो एक मनमानी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि ओवरऑल उसमें जो एक मौजूदा रजीम को एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स की ज़रूरत है, वो उनको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कि ये हमारी अपनी बका का मसला है, उनको सियासी तौर पे उसका फ़ायदा होगा। अब इसके नुकसान ये है कि उसके बाद अमेरिका या इसराइल वो आराम से नहीं बैठेंगे। अभी जो बमबारी हुई जो पहले इसराइल ने की या बाद में अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये एक थ्रेशोल्ड जो उन्होंने सेट कर दी है, उन्होंने ये बात धमकियों तक महदूद नहीं रही, बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकली बमबारी की है। तो ये मुमकिन नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सिर्फ इनको थ्रेट करेंगे और वो आएंगे नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बूट्स ऑन ग्राउंड हो। अगर आप उनके तनाजर से देखें तो उनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। ईरान में ये जो एक ऑफिशियली एक नारा लगाया जाता है कि इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो इसराइल जो है उसको तो ज़्यादा फिक्र रहती है कि अगर इनके पास बम आ गया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ईरान का बम बन जाता है तो उसके बाद जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो इन दोनों से परेशान होते हैं। वो इसराइल से अलग परेशान है, वो ईरान से अलग परेशान है, तो लिहाजा एक दौड़ शुरू हो सकती है। अगर आप देखें तो ईरान के साथ कोई ऐसा हमसाया मुल्क तो नहीं है कि हमारे यहाँ तो ये भी एक इशू था ना कि हमने तो 74 में उस टाइम काम शुरू किया है कि जब इंडिया ने बना लिया था, तो हमारी तो बका का मसला था, इसके अलावा हमारा नहीं था। अब यह है कि ईरान का जो इशू है
अब जरा क्लैरिटी के हवाले से देखें तो एक तरफ जो मौजूदा उनके आयतुल्लाह है हामिनाई, उनकी तरफ से फतवा है, यानी कि उन्होंने फतवा कोई 2005-6 में दिया था कि ईरान जो एटमी हथियार बनाना और उनका इस्तेमाल करना हराम है। अभी तक वो फतवा बरकरार है, वो उन्होंने ख़त्म नहीं किया। दूसरा यह है कि इनके मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं, एक टाइम पर इन्होंने इसको अबेंडन करने का भी प्लान बनाया, जो 2015 में इनका अमेरिका के साथ और बाकी जो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ इनका मुआहदा हुआ था। उधर भी उस टाइम भी इसराइल ने स्पाइलर का रोल प्ले किया, और दूसरा जो स्पाइलर था वो सदर ट्रंप था। जब उसकी गवर्नमेंट बनी तो 2018 में आके उसने मुआहदा टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, मैं ये 2015 के मुआहदे की मिसाल और ये जो आयतुल्लाह का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया है, इसका मतलब यह है कि ईरान जो है वो एटमी हथियारों के अलावा भी किसी मौजू पर बात, यानी कि उस पर कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। मैं इसको इस तरह से भी लिखता हूं कि वो इसको एज अ बार्गेनिंग पावर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उनका ये एक दावा है कि हमारे अमेरिका ने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, जिस तरह तालिबान जो हैं, जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो जो अफगानिस्तान के असासे जो पैसे उधर अमेरिका में पड़े हुए थे वो फ्रीज हैं। तो इसी तरह ये इनकलाब आया तो उसके बाद उनके भी कई एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हुए हैं। तो वो कोई चीजें इस तरह भी नेगोशिएट करना चाहते हैं कि जिसमें अगर तो उनको कोई पैकेज बहुत अच्छा मिल जाए तो हो सकता है कि वो इस पे फ्लेक्सिबल हों। अगर वो 2015 में फ्लेक्सिबल थे तो 2025 में भी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दरमियान में ये जो बमबारी आई है ये उनको उसने रिजेक्ट करेगी, क्योंकि वो अगर अपना एक डोमेस्टिक ग्राउंड पर देखते हैं तो लोग जो हैं वो चाहते जरूर हैं कि मुआशी तौर पे बेहतरी आए, लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि ये हमारी कौमी गैरत का भी मसला है कि अमेरिका ने आके बमबारी की, और ट्रंप जैसा आदमी जो है वो कह रहा है जी कि वो हर तरफ ना वो माजी में चला जाता है। वो कहता है जी कि ये जो है ना हिरोशिमा नागासाकी जो है, जिस तरह हमने वो फेंके थे ना, ये उससे कम, ये स्ट्राइक जो हमारी थी ये बिल्कुल वैसी थी, उसने जंग रुकवा दी। सर, अब मुझे ये बताएं कि आपकी दानिश में अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, ईरान के लिए बेहतर क्या है? देखिए, ईरान के लिए ईरान अकेला तो कर नहीं सकता है। इसके लिए जो ओवरऑल एक जो खलीजी ममालिक भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी इंटरेस्ट है इसमें, यानी कि जो बाकी ममालिक हैं वो भी, अगर आप उनसे पूछें तो वो ये नहीं चाहते कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी हो, वो उसको Exactly. मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये कहा। इसको जरा कॉन्टेक्स्ट बता दें कि अब क्या करना चाहिए आपकी राय में? तो अब यह है कि उनका जो एक ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। इसी तरह विन विन सिचुएशन, जिस तरह ट्रंप ने B-52 बम्बर भी चलाए और साथ जो है ईरान को पहले बता दिया कि आ रहे हैं, अगर आपने कोई एसेट्स इधर उधर करने हैं तो कर लें, और फिर बाद में जो ईरान ने मिसाइल चलाए तो वो, यानी आप कह रहे हैं कि अगर उनको इतनी अच्छी डील मिलती है, सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, चीजें उनके लिए बेहतर हो जाती हैं, तो उनको जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देना चाहिए, ऐसा ही है? मेरा ख्याल है कि इसको वो जरूर नजरसानी करेंगे और ऐसा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ठीक है, चीमा साहब, गॉट योर पॉइंट। सॉरी, वक्त जरा कम है, मैं जल्दी से राउंड कर लूं, फिर आपके पास भी आती हूं मैं। शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे गालिबन आप, वो जो दिफा वाला पॉइंट मैंने पूछा था कि दिफा के लिए न्यूक्लियर वेपन ही जरूरी क्यों, दीगर डिफेंस के हथियार या मैकेनिज्म्स क्यों नहीं? मैं इस पे सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ना जो चीमा साहब ने बताया कि खलीजी ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन हो, लेकिन जो डिबेट है अब, ये तो ऑब्वियसली हम कंक्लूसिव आंसर तो नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से ईरान के पास भी नहीं है, वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या करें, इस तरफ जाएं या ना बढ़े, वेपन की तरफ जाएं या ना जाएं, अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करें जैसे बाकी मशरिक वस्ती में ममालिक ने किया। मैं इसमें एक कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये देना चाह रहा हूँ। बॉब वुडवर्ड की एक किताब आई थी पिछले साल आखिर में, आई थिंक अक्टूबर में। एक्चुअली ये डिस्कशन थी बिटवीन सेनेटर लिंडसे ग्राहम एंड मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंसेस सऊदी अरब के, उनके दरमियान थी। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो चाह रहे थे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब नॉर्मलाइज करे, जिसमें उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, गजा पे जो अटैक हुआ है उसके बाद इस वक्त जो सूरत है ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह हो सके। तो फिर एक जगह पे जो है क्राउन प्रिंस ये कहते हैं कि हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, तो उस पे लिंडसे ग्राहम कहते हैं अगर आप ये करेंगे तो बड़ा खतरा होगा और दुनिया ये समझेगी कि आप बॉम्ब बना रहे हैं, तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो उस पे वो कहते हैं आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन। ये क्राउन प्रिंस को कोट किया गया है बॉब वुडवर्ड की किताब में, यानी कि वो अपने आप को माशी तौर पे इतना स्ट्रांग बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं यूरेनियम हमें इकट्ठा करने की, हम किसी से बम खरीद लेंगे। ठीक है, सलीम साफी साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, और थोड़ा सा ये भी हमें बता दीजिएगा भी यहाँ पर फतवे की बात हुई सर, उससे भी मुताबिक फतवे तो वैसे वापस लिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो?
देखिए, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये तनाज़ा शुरू इससे हुआ था कि दुनिया ईरान से कह रही थी कि आप बम बना रहे हैं, और ईरान ये कह रहा था कि नहीं, हम बम नहीं बना रहे हैं। यही तनाज़ा था, और आखिर में उन्होंने, इन दो ममालिक ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप बना रहे हैं। और अभी जब ये जंग शुरू हुई तो उस दौरान ईरानी हुक्काम की तरफ से ये बात सामने आई कि ईरान में जौहरी एटम बम बनाने पे हमारे आयतुल्ला का फतवा मौजूद है, और उस फतवे के होते हुए उससे इनहिराफ की ईरानी सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए कि खुद ईरान के आयतुल्ला का फतवा भी उस हवाले से एक दलील है उनके लिए कि वो ना बनाए एटम बम। सर, लेकिन अब इराकची साहब कह रहे हैं ना कि अब तो हम और पुरज़्म हो गए बनाने के लिए, क्योंकि हमें फील होता है कि हमारे दिफा के लिए ज़रूरी है। तो सर, ये फतवा वापस लिया जा सकता है? ज़रा हमें गाइड करें, क्या हिसाब किताब होता है सर? उसके लिए वो पुरअमन का लफ्ज लगाते हैं ना कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे। ठीक है अलीना, मैं इसमें को थोड़ा सा ऐड कर दूं? जी चीमा साहब। हाँ अलीना, ये मैं एक ज़रा थोड़ी सी एग्जांपल से ऐड करूंगा कि एक टाइम पे जब तालिबान का बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे ना, तो एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने जनरल कियानी को पूछा कि आपको ज़्यादा तालिबान से खतरा है, लेकिन आप अभी तक इंडिया सेंट्रिक हैं। तो जनरल कियानी ने एक बात की, उसने कहा कि इंडिया जो है ना, वो उसमें कैपेबिलिटी है हमें को डैमेज करने की। तो इंटेंशन की क्या, इंटेंशन तो जो नीयत है रातों रात बदल सकती है। अब ये है कि जो ईरान वाले हैं वो चाह रहे हैं कि हम कैपेबल हो जाएं। सर, बट मुझे इस सारी कॉन्वर्सेशन में ना इतनी दिलचस्प बात लगी कि अभी ये जो शहजाद साहब ने सारी ये लिंडज़ी ग्राहम और MBS के दरमियान में अकाउंट सुनाया, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो सारी दुनिया आपके लिए खुली, आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन फ़खर साहब ये समझते हैं कि ये जो नई दुनिया है इसकी हकीकत है, या इसमें न आपके लिए ज़रूरी हो गया, खासकर ईरान जैसे मुल्क के लिए, कि वो अपने जौहरी ताकत बने। फ़खर साहब, अगर आप कुछ कंक्लूडिंग आर्गुमेंट देना चाहें काउंटर में तो। अलीना, आज एक इजरायली जर्नल से किसी ने सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो मुत्तफिक हो जाएगा कोई न्यूक्लियर डील के हवाले से, जिस तरह सदर ट्रंप कह रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो कहते हैं कि ये ना हमें पता है ना सदर ट्रंप को पता है कि ईरान आखिर ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के न्यूक्लियर डील के हवाले से कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। हमने इनका 2020 में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया, उसके बावजूद भी ये दोबारा से आ गए। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान किसी तौर के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये अब उनकी वही बात है जो डिस्कशन हो भी रही है कि उन्होंने अपनी एक अना और बका के लिए ये एक उसको ज़रूरी समझ लिया है। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है वो उसको जारी रखेगा और किसी तौर के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ओके, अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाए तब भी नहीं आप समझ चाहिए कि पाकिस्तान को सूट करेगा नहीं करेगा ईरान का बनना। ओके, हथियार हो। देखिए, रीजन में तो कोई भी मुल्क इस टाइम नहीं चाह रहा कि ईरान न्यूक्लियर पावर के तौर के ऊपर सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी हर मुल्क की अपनी अपनी जो है वो अपनी ही स्ट्रेटेजिक। मैंने एक दफ़ा साफ़ी साहब से सवाल किया था, बिकॉज वी रिजर्वेशन हमेशा से पाकिस्तान की रही है ना, तो साफ़ी साहब की इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प राय रही है। साफ़ी साहब समझते हैं कि कोई कबाहत नहीं है इसमें। आप ऐड करना चाहेंगे कुछ साहब? जंग सिर्फ एटम बम से नहीं लड़ी जाती, बल्कि एटम बम से लड़ी नहीं जाती, वो तो सिर्फ एक डिटरेंस है। ईरान के इस जंग में जो साबित हुआ, तो एक चीज़ और भी साबित हुई कि ईरान का एयर डिफेंस वो ना होने के बराबर है। इसी तरह उनके जहाज़ों का फ्लीट जो है वो भी ना होने के बराबर है, और इसीलिए उनकी फ़िज़ाएं वो इजरायली तैयारों के लिए और अमेरिकी तैयारों के लिए बिल्कुल खुली पड़ी हुई थी। तो ईरान डिफेंस के लिहाज से भी अपने उन चीज़ों पे भी तवज्जो दे सकता है। पहले एटम बम से ज़्यादा ज़रूरी तो एयर डिफेंस है और फ़िज़ाइया है। सर, एग्जैक्टली यही सारी की सारी डिबेट का मकसद था ना कि क्या ईरान को डिटरेंस के लिए, जनरली अपनी वेल बीइंग के लिए एक न्यूक्लियर हथियार ही नागुज़ीर है, या फिर वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करे, कोई निगोसिएशन करे, इसको बालाताक रख कर कि क्या उसके ऊपर हो सकता है या क्या प्रोग्रेस करना है उसने न्यूक्लियर वेपन को पाने के लिए, तो फिर उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप लोगों के सवालों के साथ। वेलकम बैक। शहजाद, आपसे सवाल हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर जारी है, बल्कि गर्दिश कर रही है, भारत की जानिब से जारी हुई है पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक, जिसमें पहलगाम के जो मुल्ज़िमान हैं, जो पहले खाका जारी हुआ था तस्वीर में, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें हैं। क्या आपको लगता है भारत के जो दावे हैं या मौक़िफ़ है
उसको ये नुकसान पहुंचाता है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तक़वियत देता है? जी बिल्कुल देता है, लेकिन पहले ही मेरे ख्याल से भारत एक्सपोज हो चुका है दुनिया के सामने, वहां पे अपने लोगों के सामने उनका मीडिया और भारत की जो हुकूमत है जिस तरीके से उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, और कई मरतबा इस पर हम बात कर चुके हैं कि अभी हमला हुआ, उन्होंने तस्वीर भी जारी कर दी, पूरी आइटिनरी बता दी कि पाकिस्तान ये कब गए थे, कब वहां से आए और किस तरीके से सब कुछ किया। अगर इतनी इंफॉर्मेशन मीडिया के पास थी हमला होने के फौरी बाद, तो फिर आई एम श्योर उनकी जो इंटेलिजेंस है उनके पास कैपेसिटी ज्यादा होती तो कुछ ना कुछ सुराग तो पहले ही लगा लेते, उस हमले को रोक लेते। लेकिन ना जो है लोगों को पकड़ा गया, वो लोग नहीं पकड़े गए, और पाकिस्तान पे उन्होंने हमला कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये फर्दर एक्सपोज करता है उनके झूठ को कि उनको नहीं पता कि अटैक करने वाले कितने लोग थे, कहां से आए, क्या कोई ताल्लुक था पाकिस्तान से या नहीं था। उन्होंने एक झूठ गढ़ा था जिसको कवर अप करने के लिए अब वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब कोई नई तस्वीर जारी कर दी है, पहले भी हम ये कह रहे थे कि अगर तस्वीर आपको मिल गई है हमले के फौरन बाद, तो फिर क्यों आप पकड़ नहीं सके अब तक उनको। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको पता होगा कि जब जंग खत्म हो गई तो फिर भारतीय जो सरकार है उसने एक नोटिफिकेशन भी है, एक एलामिया जारी किया था जिसमें उन्होंने पब्लिक से मदद मांगी थी कि जो वहां पे एनी शायद थे वो आए हमारी मदद करें टू आइडेंटिफाई पीपल के कौन थे। आप सोचे हमला पाकिस्तान पे कर दिया, मार भी खाली, खुद जहाज भी करवा लिए, और फिर वो एक एलामिया स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि लोग आए हमारी मदद करें टू आइडेंटिफाई। तो मेरे ख्याल से उनका जो झूठ था वो दुनिया को भी समझ आ चुका है, इसलिए उनका मौके उस तरीके से बाय नहीं किया जा रहा है जैसे माजी में किया जाता था। पाकिस्तान को उस तरीके से ब्लेम नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से माजी में किया जाता था। तो मेरे ख्याल से उनकी जो स्टोरी थी बहुत कमजोर थी और वो मुकम्मल पिट गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। आप अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। साबका फाटा और मालकन डिवीजन के नुमाइंदगान के हुकूमती टीम से टैक्स के मामले पर मुज़ाकरात हुए आज। क्या इन इलाकों तक बजट में टैक्स लगाने का हुकूमती फैसला दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल गलत है और ये जालिमाना फैसला है। और वफाकी हुकूमत मेरे ख्याल में साबका फाटा के साथ जुल्म की मुर्तकब हो रही है। यहाँ पे जो बाबू बैठे हुए हैं उनको एहसास ही नहीं है कि वहाँ पे ज़मीनी सूरत हाल क्या है। मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, इसका पस मंज़र देखे कि 2018 में जब फाटा का मर्जर हो रहा था तो मर्जर का इशू वो पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के सिवाय JUI के बाकी तमाम पार्टियों के मंशूर में शामिल था, और सब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे उनके साथ ये वादा किया था कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल उनको 10 साल तक दिए जाएंगे। तो और टैक्स में उनको 5 साल की छूट दे दी गई थी। अच्छा, अब वो ठीक है कि 5 साल पूरे हो गए, लेकिन जो वो उनके साथ वादा किया गया था वो 1 साल के भी न पिछली हुकूमत में 1 साल में के लिए उनको पैसे दिए गए, न NFC का इजलास बुलाया गया, और न इस हुकूमत में कभी किसी 1 साल में उनको वो पैसे दे दिए गए। दूसरी बात कि सिर्फ ये नहीं है कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल, बल्कि जब वो आबादी खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो गई तो उसकी वजह से भी वो 70 लाख के करीब आबादी जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनी तो उस हिसाब से भी 200-300 अरब रुपए वो खैबर पख्तूनख्वा के इजाफे बनते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में 1 साल भी वो पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए गए। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से उनका हिस्सा, उनके साथ किया गया वादा पूरा नहीं किया जा रहा है, उनका हिस्सा तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पे टैक्स का नफाज कर दिया गया और गलत है आपकी राय में। ठीक है, बहुत शुक्रिया साफी साहब। चीमा साहब, आप कि ईरानी पार्लियामेंट ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का फैसला किया है। ये जो अभी हम प्रोग्राम में पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, आपके ख्याल में फैसला ईरान को आलमी तन्हाई की तरफ ले जाएगा या एक दबाव की हिकमत अमलिया? देखिए, एक जो ईरान आलमी तन्हाई तो पहले ही फेस कर रहा है। अब ये है कि इसका ये फायदा जरूर हो सकता है कि ये आप अभी भी ये कहेंगे, ये पूरी एपिसोड के बाद जितनी उन्होंने सिफारती कोशिश, दुनिया उनके साथ खड़ी हुई? नहीं, दुनिया कौन सी खड़ी हुई है? पब्लिक ओपिनियन उनके साथ है। दुनिया तो ऐसा कोई उनके साथ इतनी खड़ी नहीं है। जो एक लोग मैटर करते हैं उन्होंने कोई इस तरह खुल के सामने नहीं आए। जो आप बात कर रही है ना, यानी कि जो जिस इशू पे बात हो रही है, न्यूक्लियर इशू पे बात हो रही है, तो न्यूक्लियर इशू पे तो कोई उनके बहुत ज्यादा कोई डिफेंडर नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका उन्हें फायदा होगा इस सेंस में कि उनकी एक बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होगी।
दूसरा उनको एक डोमेस्टिकली एक बेनिफिट भी है, और तीसरी बात यह है कि चूंकि ईरान ने जो अमेरिका ने करना था वो तो कर लिया, अब वो इस अपनी ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए अगर उनको कोई टाइम मिल जाता है तो हो सकता है कि वो अपनी कोई यूरेनियम को फर्दर एनरिच कर लें। लेकिन अब जिस तरह ईरान के लिए अब जिंदगी मौत का मसला है, इसी तरह ये इसराइल और अमेरिका के लिए भी है कि अगर वो उन्होंने पहले अटैक किया है तो चीज़ें नहीं रुकी तो वो हो सकता है कि इससे भी एक एक्सट्रीम पोजीशन में जाए। मुझे वैसे ओवरऑल ये लगता है कि अब जो जितना होना था वो हुआ है, अब इससे आगे सूरत हाल कोई ना कोई जो डिप्लोमेसी है वो अपना रोल प्ले करेगी, जंग का शायद जंग तक नौबत ना आए। अच्छा सर, लेकिन वो मुद्दा हमारा वहीं का वहीं रह गया। क्या आप समझते हैं ईरान फॉलो थ्रू करेगा अपने इस फैसले के ऊपर, और ये दबाव डालने की टैक्टिक है या मजीद उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी? हाँ, तो अलीना देखें ना, उसमें अभी तो ये अहम है कि जो इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूवल ली है, क्या आगे इसको जो भी जाना है एक सफारती जरिए से आगे जाना है ना, तो क्या आगे ये कन्वे करते हैं कि हमारा ये डिसीजन है, या एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम सब ने सोच लिया कि ईरान ने कोई मुआयना कराने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ कोई इस तरह से आगे उनको कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो दूसरा ये है कि अभी बातें चल रही हैं ना, जो मुज़ाकरात भी तो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे कि अगर इतनी देर में मुज़ाकरात नहीं होते या अगर हमें आप फलां कंसेशन नहीं देते तो हम ये आगे इंटरनेशनल एनर्जी को कन्वे कर रहे हैं, हम तावनी नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू मर्चीमा साहब। फ़खर दुरानी साहब, आपके लिए सवाल ये है कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। न्यूयॉर्क में ज़हरान ममदानी की इब्तदाई कामयाबी और उनका मुमकिन तौर पर पहला मुस्लिम मेयर बनना क्या इस्लामोफोबिया में कमी लाएगा या फिर ये सिर्फ नुमाइशी अलामत साबित होगा? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो इब्तदाई कामयाबी है ज़हरान ममदानी की, उसके बाद अब सेकंड जो चॉइस राउंड होना है, क्योंकि अगर जो न्यूयॉर्क के जो मेयर के इलेक्शंस हैं उसका जो प्रोसेस है उसमें ये है कि अगर 50.1% की जो क्लियर एक मेजॉरिटी है वो कोई भी कैंडिडेट नहीं लेता, तो फिर उसके बाद जो एक सेकेंड चॉइस राउंड होता है कि जो लास्ट वाला कैंडिडेट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और उसके वोटर अपनी जो है वो सेकेंड चॉइस जो है वो ऑप्शन बताते हैं कि मैं जो एलिमिनेट होने वाला वो फर्स्ट चॉइस था और दूसरे वाली जो मेरी चॉइस होगी ये फलां शख्स होगा। अगर उसके बावजूद भी ज़हरान ममदानी जो है, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि ये कामयाब होंगे, तो क्या उसके बाद वाकई न्यूयॉर्क में जो है ये इस हवाले से जो मुस्लिम मुस्लिम फोबिया है वो कमी आएगी? तो मैं नहीं समझता कि ये उसमें कोई कमी आएगी, क्योंकि ये एक अगर हम इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, इवन जो लंदन के अंदर मेयर हैं जो सादिक खान, वो भी मुस्लिम, और उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि जो मुस्लिम फोबिया है उसमें हम कमी लाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमें ये क्लियर कट ये हमेशा से ये मिसालें मिल रही हैं कि जो इस्लामिक फोबिया है वो उसमें कोई कमी नहीं आई। गो कि इसमें कुछ हद तक जो है वो कोशिश ये करेंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी जो कैंपेन है उसके अंदर भी कहा है कि जो हेट स्पीच है और ये जो इस्लामिक फोबिया है, ये एंटी सेमिटिज़म है, ये तमाम तर इसके हवाले से हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इकदामात करेंगे। अब देखना ये होगा कि पहली तो ये है कि वो जीतते हैं, और दूसरा उसके बाद ये अपने तमाम तर जो उसके हवाले से उन्होंने ऐलानात किए हैं या वादे किए हैं उसके ऊपर पूरा उतरते भी हैं या नहीं। उन्होंने इसके लिए फंडिंग खास तौर पर अलग से मुख्तस करने का ऐलान किया है कि एंटी वायलेंस, एंटी हेट के लिए हम स्पेशली अमली इकदामात करेंगे, इट्स नॉट जस्ट अलामत, मुख्तलिफ सेंटर्स बनाएंगे और अमली इकदामात करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने जो वादे हैं वो बड़े बड़े किए हैं, और इसके हवाले से जो कल मैं उनकी एक डिबेट सुन रहा था, जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं वो भी इस हवाले से खास तौर के ऊपर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, कोमो, वो भी इनको इंडोर्स कर रहे थे कि जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है खास तौर के ऊपर ये जो हेट जो क्राइम है, चाहे वो एंटी सेमिटिज्म हो, इस्लामिक जो फोबिया हो या इस तरह के जो भी, उसके हवाले से ये मुत्तफिक हैं, चाहे वो उनके हरीफ हैं या ये खुद हों। तो उम्मीद यही है कि जो जिस तरह से इनको सपोर्ट दी जा रही है तो हो सकता है कि ये इसमें कामयाब भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच साहब हमें तज्जिया देने के लिए, और आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।